नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। जहाँ भी हैं कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 3 में जो आपकी सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत हिंदी की किताब है, उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 16 की, जिसका नाम है चंद्रयान संवाद। बच्चों, एक कक्षा है जिसमें अध्यापिका आती हैं, यानी टीचर जी आती हैं और बच्चों से इस विषय पर बात करती हैं, चंद्रयान के बारे में। अब सबसे अच्छी बात क्या है इस अध्याय में कि जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो हमें चंद्रयान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चों ने चंद्रयान के बारे में ज़रूर सुना होगा। चलिए ठीक है, सरल भाषा में समझिए तो एक ऐसा यान जिसमें चंद्रमा की यात्रा होती है। चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सुने कहानी में सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है कि कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन होता है। सभी विद्यार्थी सबसे पहले क्या कहते हैं? सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चों, कुछ बताते हैं तो कितना मज़ा आता है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से कौन सी है? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। ऐसी कई सारी कविताएं है ना। ये सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं? जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। तो आपको तो पता है ना बच्चों, हर रात को चांद नहीं दिखता। चांद जो है, और एक और बात चांद के बारे में आप जानते होंगे कि चांद जो है वो हमें एक आकार का भी नहीं दिखता, यानी एक जैसा भी नहीं दिखता। कभी छोटा कभी बड़ा ऐसा दिखाई देता है ना। तो बच्चों, होता क्या है ना कि महीने में एक बार आती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को क्या होता है, जिसे पूनम की रात भी कहते हैं, उस रात को चंद्रमा सबसे बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे छोटा होता है और 15 दिन बाद आती है अमावस। तो अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे चांद बड़ा होने लगता है और पूर्णिमा को पूरा दिखता है। तो अध्यापिका जी पूछती हैं, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? तो एक विद्यार्थी कहता है, अध्यापिका जी, चांद का मन है, वह दिखे ना दिखे। दूसरी विद्यार्थी कहती है, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। और तीसरा विद्यार्थी कहता है, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। फिर अध्यापिका जी कहती है, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं, जी हाँ, जा सकते हैं। आपको तो पता है ना, क्लास में जब टीचर जी कोई प्रश्न पूछते हैं तो अलग अलग आपके दोस्त अलग अलग जवाब देते हैं और आप भी कुछ जवाब देते होंगे, देना भी चाहिए। अध्यापिका जी ने कहा, कैसे? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं, रॉकेट से। तो अध्यापिका जी कहती हैं, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? तो सारे विद्यार्थियों ने कहा, हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। तो फिर अध्यापिका जी ने पूछा, अच्छा कौन सा रॉकेट गया है? तो सभी विद्यार्थी ने जवाब दिया, चंद्रयान 1, 2 और 3, ये सभी गए हैं। तो अध्यापिका जी कहती हैं, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। अब बच्चों देखो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या है। देखो बच्चों, मान लो कि ये मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया, क्या? चांद। अब चांद में बच्चों ये है उत्तर दिशा, मान लो ये है दक्षिणी दिशा, ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो वो चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा और फिर क्या हुआ? ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना। हम सबके लिए गर्व की बात।
और है ना हम सबके लिए गर्व की बात। अब सोचो हमारे देश ने अगर ऐसा पहली बार किया है तो ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी कि नहीं होगी। इसीलिए ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। गर्व क्या होता है? जब आप कहते हैं कि मेरा अच्छे नंबर आए पापा, और पापा आपको कहते हैं शाबाश बेटा, तो पापा को क्या होता है? गर्व होता है। या आपका छोटा भाई या छोटी बहन जब पहले नंबर पे आते हैं तब आपको क्या होता है? तब आपको होता है गर्व, है ना? तो गर्व होना इसी को कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक विद्यार्थी, यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? उन्होंने पूछा। तो अध्यापिका जी ने अब देखो क्या जवाब दिया। मैं तो आपको बता चुका हूँ ना कि दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या होता है। अध्यापिका जी ने जवाब दिया, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है। ठीक है, अब चूंकि वहाँ पे परिस्थिति बड़ी कठिन होती है, वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है बच्चों। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर ये पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। अब आप भी सोचते होंगे ना कि भाई चंद्रमा पे अगर यान भेजा है, रॉकेट भेजा है, तो उसके पीछे की वजह क्या क्या है। तो वजह यही है कि आखिर चांद पर क्या क्या है ये जाना भी तो जाए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद जाकर वहाँ के बारे में जानें। अध्यापिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। तो कुछ विद्यार्थी ने जवाब दिया पानी मिला होगा, मिट्टी मिली होगी। देखो चित्र भी दिखाया है यहाँ पे। तो अध्यापिका जी ने कहा एकदम से, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। जैसे आपको अगर क्लास में फर्स्ट आना हो एग्ज़ाम में, और वह एग्ज़ाम कब होने वाला है? होने वाला है 2025 में। तो फिर आप क्या मिशन देंगे, नाम क्या रखेंगे उस मिशन का? कि आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप कहेंगे ना मिशन 2026 या 25, जब आपका एग्ज़ाम है मिशन एग्ज़ाम 2025। तो ऐसे ही नाम दे दिया उस मिशन को चंद्रयान। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और पता लगाया कि चांद पर पानी है। अब एक विद्यार्थी ने कहा वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। तो एक अन्य विद्यार्थी ने कहा वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका ने कहा हाँ, पर देखा होगा। एक विद्यार्थी ने कहा मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी ने कहा और प्रधान अध्यापिका ने भी तो सुनाया था। बिल्कुल। तो बच्चों आगे देखो अध्यापिका ने क्या कहा। तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। तो फिर एक विद्यार्थी ने कहा अब चांद पर क्या चल रहा है? तो अध्यापिका ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। तो एक विद्यार्थी ने कहा यह तो हमें पता ही नहीं था, और वो बहुत आश्चर्य से बोला अब अगर आपको भी कोई ये बताएगा, कोई नई बात बताता है तो बड़ा आश्चर्य होता है ना। वैसे ही यहाँ भी हुआ। तो अध्यापिका ने कहा तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। तो विद्यार्थी कहते हैं हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। तो अध्यापिका ने कहा आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे।
और बच्चों, यहाँ पर हमारी सुंदर सी ये जो वार्तालाप थी, ये जो संवाद था, ये समाप्त होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि आखिर हमें इससे कितना समझ में आया अध्याय से, और हम इसके प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। तो देखिए, बातचीत के लिए में पहला प्रश्न हमारे सामने है कि आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। तो देखिए बच्चों, ये तो आपको स्वयं ही करना होगा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको अपना उत्तर बता सकता हूँ। तो जैसे चांद से जुड़ी एक रोचक बात मैं बताता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि चांद की जो आकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की तुलना में कम है, 6 गुना। इसका मतलब है कि यदि आप चांद पर कूदते हैं तो आप पृथ्वी पर कूदने की तुलना में 4 गुना अधिक ऊंचाई तक पहुंचेंगे। अब रहा सवाल एक कविता का, तो एक कविता मुझे याद आती है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि चांदनी रात में झिलमिल सितारे, चांद की रोशनी में नहाए हुए खेत खारे, दूर क्षितिज पर काले बादल छाए, चांद की रोशनी में डूबे हुए पेड़ झुके हुए आए, चांदनी रात में पक्षी भी सो जाते हैं, चांद की रोशनी में फूल भी मुस्कुराते हैं, दूर गांव में कुत्ते भौंकते हैं, चांद की रोशनी में सपने भी सच होते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी मनपसंद कविता लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। तो भाई, अब याद तो है ही ना कि कक्षा 2 की हिंदी की जो पुस्तक सारंगी है, इसमें चंदा मामा वाला पाठ है, जिसमें बालक अंधेरी रात में छत पर फैली चांद की रोशनी में चंदा मामा से बातें करता है। वह चांद को देखकर खुश होता है और चाहता है कि बादल चांद के आसपास ना आए। अब प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों कि आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है, यानी चांद देखकर मनाए जाते हैं। याद करके बताइए कि कौन से त्योहार है। तो बच्चों, भारत में कई त्योहार ऐसे हैं जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ईद। इस्लामी समुदाय में चांद के दिखने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार चांद देखकर ही तय किया जाता है कि त्यौहार का दिन कौन सा होगा। और एक और है करवा चौथ, जो हिंदू महिलाएं चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। इस त्यौहार में पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो बच्चों, मुझे ये 2 पता थे, अगर आपको और पता है तो आप ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है वो बताइए। तो बच्चों, मैं अगर अपनी बात करूं तो चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान है, जो चंद्रमा के बारे में अनुसंधान के लिए भेजा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ आवश्यक आंकड़े और जानकारी प्राप्त करना था। बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसको हम इसरो कहते हैं, इसने 2008 में पहली बार चंद्रयान 1 को भेजा था। इसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया, जिसमें एक रोवर भी था जिसका नाम प्रज्ञान था। और बच्चों, चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाया। उसके बाद चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा गया। बच्चों, चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए और लिखिए में ये प्रश्न है कि यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? तो बच्चों, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच भारत की अंतरिक्ष विज्ञान की संस्था द्वारा भेजे गए चंद्रयान के बारे में एक संवाद है, जिसमें क्या होता है, अध्यापिका छात्रों को चंद्रयान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देती है और विद्यार्थियों के चंद्रयान से संबंधित ज्ञान की भी क्या करती हैं, परीक्षा लेती हैं। ठीक है ना? अब देखिए, हमारे पास सही विकल्प वाले प्रश्न आए, बड़ा मज़ा आता है। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न होता है और उसके 4 जवाब दिए होते हैं और हमसे कहा जाता है 3 या 4 जो जवाब दिए हैं उसमें से सही को चुनो। बड़ा मज़ा आता है। तो पहला प्रश्न है कि चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट का, बस का या हवाई जहाज का? तो चांद पर जाने के लिए सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, रॉकेट। रॉकेट हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का नाम क्या है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3? तो सही जवाब है चंद्रयान 3। ठीक है,
इसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न है कि वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं, अब घूमने के लिए कुछ बचा नहीं तो चलो चांद घूम लेते हैं, ऐसा है क्या। वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। बच्चों, चांद पर कविता लिखने के लिए चांद पर जाना ज़रूरी नहीं है। चांद पर और समूची धरती घूमने के बाद भी चांद पर जाना सही कारण नहीं है। सही कारण है वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए वे चांद पर जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात इसमें से सही है। चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो सही जवाब है कि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है ये, क्या है। कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। अब आप पहला प्रश्न अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों। तो बच्चों, इसमें सबका जवाब अलग अलग होना चाहिए, होता भी है, होगा भी। जैसे पहला जब अगर मैं दूं तो अगर मुझे चांद पर भेजा जा रहा है तो मैं अपने साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट वैज्ञानिक टीम को ले जाऊंगा। मुझे उनकी सहायता की तो ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम सही ढंग से चांद पर रह सकें, वहाँ आवश्यक अनुसंधान करके फिर वहाँ से वापस भी आ सके। साथ ही एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता है उसको भी ले जाऊंगा, चांद पर जीवन के अनुभवों को साझा करने में मेरी मदद कर सकेगा। दूसरा है कि चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे। तो बच्चों, चांद पर जाने से पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण जैसे कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़े, पूर्णतः सुरक्षित खाद्य पदार्थ, उपयुक्त संचार साधन आदि है कि नहीं। और यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि हमारी टीम के सभी सदस्य अंतरिक्ष में सुरक्षित और स्वस्थ रहें। साथ ही हमें चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा की योजना तैयार करनी होगी, जैसे कि यात्रा का समय, रास्ता और शोध के लिए आवश्यक वस्तुएं। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है कि यान जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे चंद्र है तो इसमें हो जाएगा चंद्रयान, वायु है तो इसमें हो जाएगा वायुयान, जल है तो इसमें हो जाएगा जलयान। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों की रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए और अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। तो बच्चों, चित्र तो आपको ही बनाना है और रहा सवाल अवलोकन का, तो भाई पहले दिन आप लिखेंगे कि चांद बहुत ही पतला और छोटा था और यह आकार एक सीधा और तेज धार के साथ दिखाई दिया। दूसरे दिन में आप लिख सकते हैं कि चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन वह अभी भी पतला और आधा था। तीसरे दिन के अवलोकन में आ सकता है कि चांद का आकार अब भी बढ़ रहा था और यह एक अब स्पष्ट चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था लेकिन उसका आकार अभी भी छोटा था। चौथे दिन में आप लिख सकते हैं कि चांद का आकार अब भी बढ़ रहा था और यह पूरी तरह से चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था लेकिन यह अब भी कुछ छोटा था। पांचवें दिन में लिख सकते हैं कि चांद का आकार अब सबसे बड़ा था और यह पूरी तरह से चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था। चांद के आकार को लेकर मेरा अवलोकन इस तरह से आप कर सकते हैं अपना, और चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है 15 दिनों के दौरान। इसके बाद यह फिर से कम होने लगता है। और बच्चों, आपको अमावस और पूर्णिमा के बारे में तो मैंने बताया ही था कि अमावस्या नई चांद का दिन होता है जब चंद्रमा का कोई भी अंश सूर्य के प्रकाश में नहीं होता। इस दिन चांद का आकार सबसे कम होता है और चांद आमतौर पर आंधी में गुप्त रहता है, इसलिए इसे काला चांद भी कहा जाता है। और पूर्णिमा चंद्रमा के पूर्ण आकार को दर्शाता है जब चंद्रमा का पूरा चेहरा दिखाई देता है। यह दिन जो है चंद्रमा का सबसे बड़ा आकार होता है और चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश में होता है। ईद के त्यौहार में भी चंद्रमा के आकार का महत्व होता है। इसका मतलब है कि ईद के मनाने के लिए चंद्रमा के विशेष आकार का इंतज़ार किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना बच्चों। इसके बाद का जो प्रश्न है कि यदि आपके चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख उद्देश्य और उसकी मुख्य कार्यक्षमताएं क्या होंगी। इस मिशन के अंतर्गत चांद के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कैसे किया जाएगा और उसका क्या महत्व होगा। चांद के अध्ययन में चंद्रयान 3 के मिशन में अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा और कार्य सुनिश्चित करने के लिए कैसी योजनाएं बनाई गई।
ये तमाम प्रश्न जो है ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये, है ना। इसके बाद में बच्चों समझिए और लिखिए के अंतर्गत कुछ खालिस्तान दिए गए हैं। ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा है लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी खालिस्तान हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कठिन काम भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। फिर है चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की खालिस्तान से सभी प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सफलता। ठीक है। फिर है आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं क्या नहीं जानता, मैं कुछ या कुछ कुछ नहीं जानता। आगे है चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी ओझल हो जाता है, छिप जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अध्याय है ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर भी बड़ा मज़ा आया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी हमारी फिर जल्द ही मुलाकात होगी बच्चों अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।